इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 29 अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ट्रंप ने ईरान के तवील मुहासरे के लिए तैयारी की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि अस्करी तौर पर ईरान को शिकस्त दे दी गई है। We have militarily defeated that particular opponent and we're never going to let that opponent ever. Charles agrees with me even more than I do. व्हाइट हाउस में बरतानिया के बादशाह के एजाज में इशाया शाह चार्ल्स का नेटो इत्तेहाद की अहमियत पर जोर, ट्रंप के लिए घंटी का तोहफा। So tonight, Mr. President, I am delighted to present to you as a personal gift the original bell which hung on the conning tower of your valiant namesake. And should you ever need to get hold of us, or just give us a ring. इसराइल का 400 टन से जायद धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करके लबनान में हिजबुल्लाह की सुरंग को निशाना बनाने का दावा। פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים ועוד היד נטויה. ईरानी फौज की अमरीकी अड्डे पर हमले की तस्दीक और S-400 गेम चेंजर करार दिए गए फिजाई दिफाई निजाम के चौथे यूनिट की इंडिया आमद। There are a number of batches that are yet to be delivered. We have mutually agreed. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का VN 2030 के आखिरी मरहले के आगाज का ऐलान। هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला मुतनाज़ा कैसे बना? इस वक्त सारे हाई कोर्टों में फुल स्ट्रेंथ जजेस की मौजूद है। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफर करना इस हादलिया को मजीद डिवाइड करना है। सरहद के उस पार एक जनाजा और इस पार बेबस आंखें। कश्मीर में सरहद पार से भाई की मैयत का आखिरी दीदार। हमारे भाई का जनाजा हमारे सामने है, हम उसका मुंह नहीं देख सकते। मेरी वालदा मेरे सामने थी पार दरिया के उस किनारे पर, लेकिन मैं उसको मिल नहीं सकता था। जानिए भारत में एक शख्स अपनी बहन की बाकियात कंधे पर उठाए बैंक क्यों पहुंचा? आपसे ढांचा निकालने को क्यों कहा गया? उन्होंने कहा कि अगर मर गई है तो भी लेकर आओ। अकाउंट में कितने पैसे थे? 20,000 रुपए। भारतीय शहर नोएडा में हरासानी का वाकया, एक लड़की की जुर्रत ने सबको कैसे चौंका दिया। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी के तनाजर में एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए दावा किया है कि अमरीका ने ईरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दे दी है, जबकि साथ ही ये इंदिया भी दिया कि वाशिंगटन तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। And we're doing a little Middle East work right now too, if you might know, and we're doing very well. We have militarily defeated that particular opponent. And we're never going to let that opponent ever, Charles agrees with me, even more than I do, we're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that, and they've known it right now very powerfully. ये बयान व्हाइट हाउस में बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका कमीला पार्कर के एजाज में दिए गए एक सरकारी इशाये के दौरान सामने आया, जहां सिफारती शाइस्तगी, तारीखी हवालों और सियासी इशारों का एक दिलचस्प इम्तिजाज भी देखने में आया। अपनी तकरीर में सदर ट्रंप ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा, हमने उस मखसूस हरीफ को अस्करी तौर पर शिकस्त दे दी है।
हम उसे कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले पर बादशाह चार्ल्स भी उनसे मुत्तफिक हैं। सदर ट्रंप के इस दावे के बाद कि बादशाह भी मुझसे इत्तफाक करते हैं, बरतानिया के शाही महल की जानिब से मोहतात रद्द-ए-अमल सामने आया है। तर्जमान के मुताबिक जौहरी फैलाव की रोकथाम के हवाले से बरतानिया की हुकूमत का एक तवीलुल मुद्दती मौक़िफ़ मौजूद है और शाह चार्ल्स इससे बाखूबी आगाह हैं। ये बयान दरअसल इस तासुर को मुतवाज़न करने की कोशिश था कि शाही खानदान बराह रास्त अमरीकी पॉलिसी की तौसीक कर रहा है। व्हाइट हाउस में होने वाली इस तकरीब में रस्मी सिफारतकारी के साथ हल्के फुल्के जुमलों का तबादला भी हुआ। बादशाह चार्ल्स ने अपनी गुफ्तगू में नेटो और आकस जैसे दिफाई इत्तेहादों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मुस्तकबिल में तकनीकी और अस्करी ताउन मजीद बढ़ाना जरूरी है। इसी दौरान उन्होंने एक दिलचस्प तारीखी हवाला देते हुए दूसरी आलमी जंग की एक बरतानवी आबदोज HMS ट्रंप का जिक्र किया और इसमें नस्ब घंटी सदर ट्रंप को बतौर तोहफा पेश की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कभी हमसे राब्ता करना हो तो बस घंटी बजा दीजिएगा। Today, our partnerships in NATO and AUKUS deepen our technological and military cooperation and ensure that together we can meet the challenges of an increasingly complex and contested world. And speaking of submarine alliances, there was one particular AUKUS predecessor launched from a UK shipyard in 1944 that served for the majority of her life attached to the 4th Submarine Squadron in Australia, playing a critical role during the war in the Pacific. Her name? HMS Trump. So tonight, Mr. President, I'm delighted to present to you as a personal gift the original bell which hung on the conning tower of your valiant namesake. May it stand as a testimony to our nation's shared history and shining future. And should you ever need to get hold of us, or just give us a ring. सदर ट्रंप ने भी जवाबन कांग्रेस में बादशाह की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट्स को खड़े होकर दाद देने पर मजबूर कर दिया जो उनके बकौल वो खुद नहीं कर सके। तकरीब के दौरान तारीख भी गुफ्तगू का हिस्सा बनी। शाह चार्ल्स ने 1814 में बरतानवी अफवाज की जानिब से व्हाइट हाउस को नजर आतिश किए जाने का जिक्र करते हुए मिजाहिया अंदाज में कहा, हमने इसकी तामीर नो की एक कोशिश की थी। इस पर सदर ट्रंप ने कहा, अगर अमेरिका ना होता तो यूरोप जर्मन बोल रहा होता, जिसके जवाब में बादशाह ने कहा कि अगर बरतानिया ना होता तो शायद अमेरिका फ्रांसीसी बोल रहा होता। उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को ईरान के खिलाफ तवीलुल मुद्दती मुआशी और बहरी मुहासरे की तैयारी की हिदायत भी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिकमत अमली में ईरानी बंदरगाहों की आमदोरफ्त को महदूद करके तेल की बरामदात और मईशत पर दबाव बढ़ाना शामिल है। सदर ट्रंप के करीबी हलकों का कहना है कि उनके नजदीक दोबारा बराह रास्त बमबारी या मुकम्मल तौर पर तनाज़े से निकल जाना दोनों ऑप्शंस के मुकाबले में मुहासरा एक कम खतरनाक मगर मौसर रास्ता है। व्हाइट हाउस की इस तकरीब ने जहां अमेरिका और बरतानिया के तारीखी ताल्लुकात को उजागर किया, वहीं ईरान के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी की सख्ती भी वाज़ेह कर दी है। सदर ट्रंप के बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और आलमी सतह पर यह सवाल ज़ेर बहस है कि आया दबाव और मुआसरा ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाब होगा या नहीं। ये तमाम पेशरफ्त इस बात की गमाज़ी करती है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की ईरान के हवाले से हिकमत अमली मजीद वाज़ेह और मुमकिना तौर पर मजीद सख्त हो सकती है। इस्राएली फौज ने जनूबी लेबनान पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और दावा किया है कि वो हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। इस्राएली फौज के मुताबिक उसने कंतरा के कस्बे में हिजबुल्लाह की एक सुरंग को निशाना बनाया जो 2 किलोमीटर तवील थी और इस कार्रवाई में 400 टन से जायद धमाका-खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। इंटरनेट पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में कस्बे में बज़ाहिर बड़े पैमाने पर तबाही देखी जा सकती है, जहां आग के शोले और धुआं उठता दिखाई दे रहा है। लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमलों में शहरी और हंगामी इमदादी टीमों के कारकुन भी मुतासिर
हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी अगरचे ताहाल बरकरार है, ताहम इसे आरजी और कमजोर करार दिया जा रहा है और खबरदार किया जा रहा है कि हालिया कशीदगी इसे मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים, ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה, בצפון לבנון. ईरानी फौजी तर्जुमान के हालिया बयानात के मुताबिक खलीज फार्स के खिते में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामीनिया ने ईरानी सरकारी मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि ईरानी F-5 लड़ाका तैयारों ने एक अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया और अमेरिकी फिजाई दिफाई निजाम को अबूर करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने NBC की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हालिया तनाज़े के दौरान ईरान ने खित्ते के मुतादिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया और अमरीकी तनसीबात को पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमलों का दावा भी किया गया है, ताहम इन तफसीलात की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने अमरीका पर ईरानी तिजारती जहाज़ों की जब्ती और तेल बरदार जहाज़ों पर कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दिया और फौरी रिहाई का मुतालबा किया। दूसरी जानिब मुआशी महाज पर भी ईरान को शदीद दबाव का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों और खित्ते में कशीदगी के बाइस ईरानी रियाल की कदर तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है, जबकि महंगाई में इजाफे के खदशात भी बढ़ रहे हैं। बाज़ ईरानी अखबारात के मुताबिक मुख्तलिफ हालात में महंगाई की शरह 49% से 123% तक पहुंचने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। मार्केट में ईरानी रियाल तकरीबन 18 लाख रियाल फी डॉलर की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि 2 माह कबल जब जंग शुरू हुई थी तो ये शरह तकरीबन 17 लाख रियाल फी डॉलर थी। माहिरीन के मुताबिक खलीज फार्स और बहराए अहमर के अहम आबी रास्तों खसूसन आबनाए हुर्मुज और बाबुल मंदब की मुमकिना बंदिश आलमी तवानाई और तिजारती निज़ाम पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है, क्योंकि आलमी तेल और गैस की एक बड़ी मिकदार इन रास्तों से होकर गुजरती है। इंडियन खबर रसा इदारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक मई के अवाइल में चौथा रूसी साख्ता मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम S-400 इंडिया पहुंच जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन फिजाइया के माहिरीन रवा माह के दौरान इस फिजाई दिफाई निज़ाम की जांच कर चुके हैं और इसे गुज़िश्ता हफ्ते रूस से रवाना भी किया जा चुका है। There are a number of batches that are yet to be delivered. We have a mutually agreed timetable schedule for these deliveries. They will be completed very soon. As regards the S-400, we have PTI और दीगर ज़राए अबलाग के मुताबिक ये दिफाई निज़ाम इंडिया और पाकिस्तान के दौरान गुज़िश्ता साल लड़ी जाने वाली जंग का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर इंडिया पहुंचेगा। PTI के मुताबिक इस दिफाई निज़ाम को पाकिस्तान से मिलने वाली मगरबी सरहद पर फिजाई दिफा को मजबूत करने की गर्ज से राजस्थान सेक्टर में नस्ब किए जाने की तवक्को है। इंडिया ने S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम के लिए कम और ज़्यादा फासले तक मार करने वाले 280 मिसाइल भी खरीदे हैं। याद रहे कि मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े के दौरान पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने आदमपुर में S-400 दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा किया था, ताहम बादज़ा इंडियन फिजाइया ने इस दावे की तरदीद की थी। इंडिया ने सन 2018 में रूस से $5 अरब मालियत के 5 S-400 दिफाई निज़ाम खरीदने का मुआहदा किया था। इस दिफाई निज़ाम के 3 यूनिट पहले ही इंडिया को मिल चुके हैं, जबकि चौथे यूनिट की आमद अब आइंदा माह मुतवक्के है। रूस यूक्रेन जंग और रूसी हथियारों की खरीदारी पर आयद पाबंदियों के सबब इंडिया को S-400 के मजीद 2 यूनिट्स की फराहमी में ताखीर हुई है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ममलकत का अहम इस्लाहाती मंसूबा VN 2030 रवां साल अपने तीसरे और आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक ये बात उन्होंने काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के इजलास में कही, जहां VN 2030 की पेशरफ्त का जायजा लिया गया।
वली अहद ने कहा कि आलमी मुआशी और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद इस मंसूबे ने नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं और इसका मरकजी फोकस सऊदी शहरियों की तरक्की और उन्हें बाख्तियार बनाना है। 2016 में शुरू होने वाले इस मंसूबे का इब्तिदाई मकसद मईशत को तेल पर इन्हिसार से हटाकर मुतनव्वे बनाना था। ताहम अब इसके दायरा-ए-कार में समाजी और मुआशरती इस्लाहात को भी नुमाया अहमियत दी जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक अगरचे बाज़ बड़े मंसूबों खसूसन न्यूम से मुतल्लिक पेशरफ्त पर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन सरकारी बयानिया में वियन 2030 को सऊदी मुआशरे में तब्दीली, उम्मीद और मुआशी बेहतरी की अलामत के तौर पर पेश किया जा रहा है। هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. पाकिस्तान में आला अदलिया में तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की मुल्क की दीगर हाई कोर्ट्स में तबादलों की मंजूरी दी, तो इस फैसले पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद की गई है। इस इजलास के 2 शुरा और कमीशन के रुकन बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तीनों जजेस की मर्जी के बगैर इंतजामिया ने उन्हें बदनीयती से दूसरी अदालतों में बतौर सजा ट्रांसफर कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जस्टिस अरबाब ताहिर और खादिम हुसैन सोमरो के तबादले का मामला ड्रॉप कर दिया गया, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर, जस्टिस मोहसन कयानी को लाहौर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज को सिंध ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जजेस का ये तबादला 9 और 3 की अक्सरियत से हुआ है। उन्होंने कहा कि तमाम हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद मुकम्मल है। जजेस का तबादला अदलिया को तकसीम करने के मुतरादिफ है। ताहम हुकूमत का कहना है कि जजेस के ट्रांसफर को सजा करार देना गलत है। इंसाफ का पहले से हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि न पेशावर हाई कोर्ट में न सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है। इस वक्त सारे हाई कोर्टों में फुल स्ट्रेंथ जजेस की मौजूद है। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफ़र करना इस अदलिया को मज़ीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली वहाँ जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके कैरन में राजा लियाकत अली खान की वफ़ात के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान में मौजूद उनके बिछड़े हुए बहन भाई उनका आखिरी दीदार कैसे करेंगे। चंद मीटर चौड़ा लेकिन ठाठे मारता दरियाए नीलम इस खानदान की राह में हायल था और वो इस दौरान बेबसी की तस्वीर बने खड़े थे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मौजूद उनके अहले खाना ने भाई की मैयत दरिया के उस पार से देखी, मगर जनाजे में शरीक ना हो सके। तफसील नसीर चौधरी और रियाज मसरूर से। हमारे भाई का जनाजा हमारे सामने है, हम उसका मुंह नहीं देख सकते। मेरी वालदा मेरे सामने थी पार दरिया के उस किनारे पर, लेकिन मैं उसको मिल नहीं सकता था। इधर से हम पहुंचे, उधर से उसकी मैयत पहुंची। हम उनको देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। हम अपने भाई की उस चरपाई को कंधा नहीं दे सकते, उसका दीदार नहीं कर सके। जब ये खबर मिली तो हमने कहा, हम सब भाइयों ने ये फैसला किया कि हम जाएंगे। कैरन हमारा इलाका है, हम उसका डेड बॉडी उधर देखेंगे। हम यहाँ से रखसत हुए, रोते भड़कते वहाँ पहुँचे। दरिया नीलम इतने ज़ोर पर था, ये सामने हमारे दरिया के उस किनारे हमारे भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इस दरिया के इस किनारे पर हम भाई और बहनें रो रहे थे, लेकिन हम उसको मिल नहीं सकते थे। हम माजरीन 1999 इलाका केरन से हिजरत करके आज़ाद कश्मीर में आए और बदकिस्मती से आधे खानदान उधर रह गए और आधे हम इधर आ गए। उस भाई से रब्ता तो हमारा मनकता था जब 35A इंडिया ने लागू किया कश्मीर के अंदर। श्रीनगर से उसको केरन लाया गया
उधर से वो निकले श्रीनगर से लाश लेके, इधर से हम निकले। उधर से वो चल रहे हैं, इधर से हम चल रहे हैं। जब हम केरन पहुंचे, इधर से हम पहुंचे, उधर से उसकी मैयत पहुंची। हम उनको देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। दुनिया में ये कितना सदम शरीफी है कि हम अपने भाई के जनाजे को कंधा न दे सकें, कब्र में भी ना उतार सके उसको, उस पे उसकी कब्र पर मिट्टी भी ना डाल सके। ए खुदारा, दुनिया को मुंसफो, हमारी इस अर्ज को सुन लो, मसला कश्मीर को हल करो। हम अब थक चुके हैं, हम ये जनाजे देख देख कर, ये जुदाइयाँ देख देख कर थक चुके हैं। खुदारा, हमें कश्मीर का मसला हल करो और हमें अपने घरों को जाने की इजाज़त दी जाए। इंडिया की मशरकी रियासत उड़ीसा के जिला क्योंझर में एक चौंका देने वाला वाकया उस वक्त सामने आया जब एक 52 साला शख्स अपनी वफातशुदा बहन की बाकियात लेकर बैंक पहुंच गया। उस शख्स का कहना है कि बैंक अमले ने रकम निकलवाने के लिए मौत का सबूत मांगा, जिस पर वो शमशान घाट से अपनी बहन की बाकियात बैंक ले आया। ताहम बैंक अफसरान का कहना है कि उन्होंने उनसे डेथ सर्टिफिकेट तलब किया था, क्योंकि यही उनका तरीकाकार है। इस पूरे वाकये की तफसीलात जानिए राखी घोष से। इंडियन रियासत ओडिशा के ज़िला क्योंझर में एक शख्स अपनी वफातशुदा बहन के बाकियात लेकर बैंक पहुंचा तो बैंक अमले और वहां मौजूद ग्राहक हैरतज़दा रह गए। सोशल मीडिया पर इस शख्स की वीडियो वायरल है जिसमें वो कंधे पर अपनी बहन की हड्डियां उठाए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में नज़र आने वाला शख्स 52 साला जीतू मुंडा है, जो पटना ब्लॉक के दियानाली गांव का रहने वाला है। क्या हुआ था? मैं 27 तारीख को बैंक गया था। जब मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि मैं अपनी बहन के अकाउंट से पैसे निकालना चाहता हूं क्योंकि वो फौत हो गई है, तो मैनेजर ने कहा कि वो कैसे यकीन कर ले कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन को लेकर आऊं, फिर देखेंगे कि वो जिंदा है या मर चुकी है। इसी परेशानी में मैं यहाँ आया, उसका ढांचा निकाला और बैंक ले गया। आपसे ढांचा निकालने को क्यों कहा गया? उन्होंने कहा कि अगर मर गई है तो भी लेकर आओ। अकाउंट में कितने पैसे थे? 20,000 रुपये। आप कितनी बार बैंक गए थे? मैं कई बार गया था और मैनेजर कहते थे कि उसे लेकर आओ तभी पैसे मिलेंगे। जीतू की 56 साला बहन कलरा मुंडा अपने शौहर और बेटे की वफ़ात के बाद अपने मायके चली आई थीं और दिहाड़ी मजदूरी करके गुजर बसर कर रही थीं। चंद माह कबल उन्होंने अपना एक बछड़ा बेचा था और उससे मिलने वाले 19,300 रुपये अपने अकाउंट में जमा कराए थे। बैंक से लौटकर जीतू गांव के शमशान घाट पहुंचे, अपनी बहन की बाकियात निकाली, उन्हें बोरी में रखा और शदीद गर्मी में कंधे पर उठाकर बैंक ले आए। बैंक ने फौरी तौर पर पुलिस और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को बुला लिया। आज सुबह जीतू मुंडा आए थे और वो अपनी बहन के अकाउंट से पैसे निकालना चाहते थे। मैंने कहा कि इसका एक तरीक़ाकार होता है, पैसा निकालने के लिए डेथ सर्टिफिकेट और कानूनी वारिस होने का सबूत देना होता है। वो गुस्से में आ गए और कहने लगे, मैं ही भाई हूँ और पैसे लेकर रहूँगा। वो गए और 1-2 घंटे बाद कंधे पर ढांचा उठाकर वापस आ गए। मैंने उन्हें इससे पहले कभी बैंक में आते नहीं देखा था। बैंक और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बैंक का मकसद हरगिज नहीं है कि गरीब लोगों को परेशान किया जाए। बैंक हमेशा कानूनी वारिस को ही रकम देता है। अफसरान के समझाने के बाद जीतू मुंडा अपनी बहन की बाकियात दोबारा कंधे पर उठाकर शमशान में रखाए। अगले दिन यानी 28 अप्रैल को तहकीकात के बाद जीतू और करला के 2 दीगर कानूनी वारिसों को अकाउंट में मौजूद 19,410 रुपये दे दिए गए। 16 अप्रैल की रात दिल्ली के करीब नोएडा शहर में नशे में धुत एक शख्स ने एक मुस्लिम जोड़े को बाजार में हरासा किया। इस दौरान 23 साला सोमिया आगे आई और उस शख्स से पूछा कि इसे किसी की शिनाख्त पूछने का इख्तियार किसने दिया, खासतौर पर इसलिए कि लड़की ने हिजाब पहन रखा था। सोमिया के मुताबिक इस इकदाम पर एक तरफ उन्हें हिम्मत और इंसानियत के लिए सराहा गया तो दूसरी तरफ इंटरनेट पर रैप और जान से मारने की धमकियों का भी सामना करना पड़ा है। मज़ीद तफसील गाफिरा कादिर से। जात धर्म और ये सब कर रहे हैं यहाँ पे
लोग पढ़े लिखे रहते और ये बंदा बीएड बीते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये भुट्टे में है बुढ़ के। और इसकी अडोसिटी देखो, आई एम जस्ट आस्किंग हु आर यू टू आस्क बडी? यस यू आर यू हैव नो राइट्स, यू हैव नो राइट्स, but still who gave you right to ask question? Who gave you rights? There are hundreds of thousands. Which government, which police station is giving you right? अभी आपने जो वीडियो देखी ये 16 अप्रैल की रात की है और जो खातून इसमें बीच बचाव करती नजर आ रही हैं उनका नाम है सौम्या। सौम्या के मुताबिक रात के 10:30 बजे वो अपने घर से खाना खाने निकली थी कि उन्होंने कहीं रास्ते में हंगामा आराई देखी। तफ्तीश करने के बाद ये मालूम हुआ कि एक शख्स एक जोड़े को परेशान कर रहा था। उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्हें उनकी मजहबी शिनाख्त की वजह से परेशान किया जा रहा है। ये सब होने के बाद उन्होंने मुदाखलत की और मुस्लिम जोड़े के हक में आवाज़ उठाई। इसके बाद ये वीडियो जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया तो काफ़ी वायरल हो गया। आज हमारे साथ सौम्या मौजूद है और सौम्या हमें बताएंगी कि 16 अप्रैल की रात को क्या हुआ था। सौम्या, पहले तो आप हमें बताइए कि एग्जैक्टली 16 अप्रैल की रात को क्या हुआ था। मैं रात के 10:30 बजे लगभग खाना खाने बाहर निकली थी अपने घर से। बिल्कुल अपने घर के सामने एक मार्केट है उसमें गई थी। मुझे दूर से ही दिखा कि काफ़ी लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं और कुछ लड़ाई सा हो रखा है। फिर मैंने देखा कि उसमें एक लड़की भी थी और वो चिल्ला रही थी, थोड़ा ऊंची आवाज़ों में बात कर रही थी। तो मैंने चेकिंग के लिए आसपास के लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। तो मुझे एक लेडीज़ ने बताया कि वहाँ पर उस लड़की से क्वेश्चन किया जा रहा है फॉर हाई आइडेंटिटी और उसने वो जो कपड़े पहन रखे वो क्यों पहन रखे हैं। फिर मुझे थोड़ी गड़बड़ तो लगी कि कुछ तो है। फिर मैंने डबल चेक करी, उसके पास ही गई मैं कपल के पास कि आपको कोई दिक्कत है, आप इनको जानते हो, ये आपको क्या बोल रहे हैं। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि वो मुझसे मेरी आईडी कार्ड मांग रहा है, मेरा एड्रेस मांग रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि आपने ये कपड़े क्यों पहन रखे। उसने हिजाब पहन रखा था। फिर मैंने बिना सोचे समझे उस इंसान के पास गई। मैंने बोला आपको कोई प्रॉब्लम है? उसने साफ साफ यही बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस जानना है कि इसने ये कपड़े क्यों पहन रखे और ये यहाँ पर मतलब क्यों है और इसका नाम क्या है, ये बताया उसने। फिर मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगा क्योंकि रात के 10:30 बजे किसी लड़की को किसी आदमी के थ्रू जानना कि वो क्यों है वहाँ पर। मैंने बोला आप कोई हो? उन्होंने बताया कि वो पुलिस वाले हैं। मैंने उनसे उसकी बैच मांगी, आईडी प्रूफ मांगी, जो उसने थोड़ी एक्टिंग की निकालने की क्योंकि वो उनके हाथ में शराब की एक बोतल थी जो वो पी रहे थे और उन्होंने एक्टिंग की जो कि था नहीं। और उन्होंने फिर कॉल लगाया और बोला कि जिप्सी लेकर आओ। उन्होंने बोला मेरी जिप्सी 2 मिनट में आ रही है। फिर भी मैंने उनको बोला कि ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, अगर आप किसी को रात के 10 बजे रोक रहे हो स्पेशली लड़कियों को तो आपके पास एक लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग राइट है। फिर थोड़ी मैंने चिल्ली हुई, बातचीत हुई बहुत लंबी। उसमें उसने बिल्कुल जाने से मना कर दिया। वो बोल रहा है मैं इनको जाने भी नहीं दूंगा जब तक ये मुझे ये लड़की दिखाती नहीं है ये कौन है। जैसे ही उसके पति जो थे उसके साथ वो अपनी गाड़ी पे चाबी लगाते हैं, वो आदमी पीछे से आकर बिल्कुल गंदे तरीके से उस लड़की को टच करता है और उसके पति के हाथ से चाबी निकाल लेता है उसकी गाड़ी की और बोलता है जब तक ये मुझे बताते नहीं, इसकी आईडी बताती नहीं कौन है और इसने ये क्यों पहन रखा है ना बताती है, मैं नहीं जाने दूंगा। तो आप चाहती तो आप वहाँ से निकल भी सकती थी और आपने फैसला किया वहाँ रुककर उनके लिए आवाज़ उठाई। ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि आपको बोलना चाहिए? जी मुझे लगता है अगर मैं उससे निकल जाती या फिर मैं दूसरे लोगों की तरह चुप होकर वहाँ देखती तो मैं भी उस प्रॉब्लम का एक हिस्सा बन जाती, क्योंकि ना बोलना हमेशा आंसर ही होता है कि तुम उस चीज़ के अगेंस्ट हो। और मैंने काफ़ी अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखी है जहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, मतलब अलग तरीके के हर तरीके के प्रॉब्लम। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम एज अ ह्यूमन सोचते हैं कि काश हम वहाँ होते उस बंदे की मदद कर पाते। तो बस मुझे लगा कि नहीं, अगर कोई नहीं कर रहा है तो मेरा करना तो बनता है। और ख़ासकर कि वो एक औरत थी एंड आई एज अ वुमेन आई नो कि कितना फ्रजाइल होता है ये हमारे लिए, ये माहौल रात के टाइम पे स्पेशली हमारे देश में कितनी मतलब हम सेफ़ नहीं है। तो मुझे लगा एक लड़की की मदद करना बहुत इम्पॉर्टेंट था और मैंने वही किया। जैसे कि आपने कहा कि और आप बार बार कह रही कि वो रात का वक्त था जी, और आपने ये भी कहा कि वो नशे में था। तो आपको
इस सब के बावजूद, एक औरत होने के बावजूद, अपनी सेफ्टी के लिए डर नहीं लगा और आपको ऐसे कुछ महसूस नहीं हुआ कि अगर कुछ हो जाएगा तो? जी ऑफ कोर्स डर तो लगा ही, बट उस सिनेरियो में उसके लिए भी डर लगा जितना मुझे अपने लिए लगा। बट जैसे ही मैंने आवाज़ उठाया, क्योंकि मेरा घर आसपास था, तो मेरे लिए ज़्यादा वो था कि मैं अगर मुझे कुछ होता भी है तो मैं अपने घर वालों को बुला सकूंगी, अपने दोस्तों को बुला सकूंगी। बट वो थोड़ी बाहर की थी, वो मेरे लोकेलिटी की थी नहीं। उसके लिए मुझे ज़्यादा लगा कि मैं उसकी मदद करूं, उसको उस सिनेरियो से निकाल सकूं और उस प्रॉब्लम से निकाल सकूं। डर तो हर चीज़ में लगता है, बट हेल्प आउट करना इज़ द बिग थिंग जो करना चाहिए। आपके आसपास जो लोग वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे, जब वहाँ इतना हंगामा हो रहा था, उन्होंने क्या किया? टू बी ऑनेस्ट, पहले जब मैं नहीं गई थी तब तक मुझे कुछ ऐसा पिक्चर दिख रहा था कि एक आदमी खड़ा है, एक कपल खड़ा और लोग ऐसे गोल बना के खड़े, कोई पूछ नहीं रहा था। इट्स लाइक शो देख रहे थे लोग खड़े होकर। मेरे पूछने पे भी जिससे मैंने पूछा, उसने मुझे बहुत हंस के बहुत कैजुअल सा आंसर दिया कि उसने हिजाब पहन रखा है इसीलिए उसको परेशान। बहुत कैजुअल आंसर था, मुझे लगा भी कि ये हंस क्यों रही है। तो लोग बस तमाशा देख रहे थे, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, तमाशा देखते हैं। आप कह रही हैं उन्होंने कहा कि उसने हिजाब पहना है इसलिए ये सब हो रहा है जी। वो सुन के आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बेकार लगा कि कोई मतलब ह्यूमन राइट है, आप कुछ भी पहन सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, किसी के साथ भी जा सकते हो, और किसी के कपड़े पे क्वेश्चन करना, आई गेस दिस शोज कि वो बंदा डीपली कितना परेशान है किसी चीज़ से, या किसी के कपड़े से कितना परेशान हो रहा है। तो ये तो बहुत बुरा लगा, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था आई गेस, उसके कपड़े उसके लिए प्रॉब्लम थे कि वो ट्रिगर हो गया कि उसे क्वेश्चन पूछना पड़ गया। आपने वीडियो भी बनाई थी जी। वो बनाने के बाद क्या हुआ? वीडियोस बनाई मैंने वैसे पोस्ट के लिए तो नहीं बनाया था जैसा लोग मुझे कमेंट में बोल रहे हैं। मैंने वो वीडियो बनाया था पुलिस के लिए कि फॉर सेफ्टी, की पुलिस जान सके रियल में क्या हुआ था, जो कि लास्ट में हुआ। जब पुलिस आई तो जो बंदा पी रहा था उसने पुलिस को बताया कि ये पब्लिकली कुछ गलत काम कर रहे हैं दोनों कपल, जो कि नहीं था। सेफ मतलब वीडियोस में साफ साफ दिख रहा था कि कुछ ऐसा नहीं था, उसको आईडी जाननी थी। वो वीडियो मैंने पोस्ट किया। शुरू में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला, तारीफ़ किया कि आपने अच्छा काम किया, अच्छी काम की कि मदद की किसी की। फिर थोड़ा वीडियो वायरल हो गया, फिर मुझे एक तरफ के लोग मिले जो मुझे अब्यूज़ कर रहे थे, सेक्सुअली हरास कर रहे थे ऑनलाइन, मेरे बॉडी शेम करना। एज अ वुमेन ये होता है, कॉमन है हमारे देश में, गाली देना, मेरे रिलीजन पे क्वेश्चन करना कि कन्वर्टेड है, या गलत शब्द यूज़ करना, गाली तो बहुत पड़े, और धमकियाँ भी मिली कि मेरे घर तक आएंगे। मुझे रेप थ्रेट्स मिले हैं, मेरे दोस्तों को मैसेज गए हैं कि सौम्या का एड्रेस दे दे तुझे पैसे मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा हो गया ये प्रॉब्लम, और जितनी प्रेजिंग मिली थी वो नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने बहुत गंदे काम किए। मेरे फैमिली पिक्चर्स पे कमेंट करने, भद्दे भद्दे कमेंट, मेरी मम्मी के, मेरे खुद के कैरेक्टर पे क्वेश्चन करना। आई गेस किसी का हेल्प करो मैंने किया, किसी को हरास होने से बचाया ताकि मैं आगे चल के खुद हरास हो सकूं। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। जितना आप कह रही हैं कि धमकियाँ और ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है जो आपने मेंशन किया, पर उसके साथ साथ सपोर्ट मिला? सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिला, नो डाउट। मुझे बहुत 90% सपोर्ट ही है, नो डाउट। लोगों ने मैसेजेस करके, कमेंट करके मेरे ऊपर वीडियोस बनाए हैं। बट समहाउ यू नो, जब तुम्हें ऐसे गंदे धमकियां आते, रेप थ्रेट्स, मारने के, मर्डर करने के, तो वो सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती है, साइड हट जाते हैं, और ये डर लगने लगता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोग को गलत लग रहा है कि मैंने किसी की मदद कर दी। अब जब ऐसे इंसिडेंट्स बार बार सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मुआशरे में कुछ उम्मीद बाकी है, या फिर ऐसे धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं ये इंसिडेंट्स? जी ऑफ कोर्स, मतलब एक एक्चुअल आंसर इसका नहीं दे सकते, बट हाँ, अगर ये इंसिडेंट हुआ है, मैंने मदद किया, मेरे जैसे और भी लाख इंसान होंगे जो आगे बढ़ के मदद करेंगे। बट यू कैन से कि उम्मीद बहुत कम है, और जैसे ये लोग एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं, डिवीज़न चल रहे हैं लोगों के बीच में, चांसेस आर वेरी लो कि ऐसे सिनेरियो में लोग आगे आके मदद करते हैं। 100 में से एक ही आते हैं, मुझे लगता है, जहाँ तक। उन लोगों के लिए जो ऐसे इंसिडेंट्स से गुजरते हैं, जिनके साथ ये होता है, और ऐसे लोगों के लिए जो वहाँ रह के इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, आपका क्या पैगाम रहेगा उनके लिए? मेरा यही है कि
हमें एज अ ह्यूमन हमेशा ह्यूमैनिटी चूज़ करनी चाहिए, किसी की मदद ये सोच कर नहीं कि उसकी जात धर्म और क्या है, जिसकी ज़रूरत है उसकी मदद करनी चाहिए। ह्यूमैनिटी इज़ अ बिगेस्ट थिंग जो हमें अभी भी रखना है, वो अलाइव रखना है। और जो लोग खड़े होते हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि मदद, क्योंकि आज हम किसी की मदद करें कल हमारा कोई मदद करेगा ही ज़रूर, ये तो लिखा है। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि ये सोच के मदद कर लो कि कल तुम प्रॉब्लम में होगे तो तुम्हें कोई मदद करने आएगा। बस यही बोलना चाहूँगी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सहरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें।